कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। शिवम ने बाहर आकर रिया को फ़ोन किया। हेलो रिया, क्या हाल है? वो दिल से खुश था तो खुशी झलक भी रही थी। रिया बोली, मैं तो ठीक हूँ, तुम्हें क्या मिल गया? बड़ी खुशी झलक रही है। शिवम बोला, तुम्हें पता लग गया? क्या करूं, मेरी यही कमज़ोरी है ना, मैं खुशी छुपा सकता हूं ना गम। तुम्हें खुशी की बात बताऊं, अब अंगद और झनक की शादी हो जाएगी। आंटी इसलिए ये शादी नहीं करवाना चाहती थी क्योंकि वो कपूर की बेटी है, लेकिन अब उन्हें कोई ऐतराज़ नहीं है, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा, इसलिए खुश हूँ। हाँ, मेरा एक काम कर सकती हो, झनक का बाल ला कर दे सकती हो। रिया बोली, वो क्या करना है? उसे बड़ा अजीब लगा। शिवम बोली, कुछ ऐसा है जो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, बस इतना जान लो कि उसका डीएनए करवाना है। फिर कुछ सोचकर बोला, ऐसा करो तुम बाल लेकर मुझे बाहर मिलो, फिर बताता हूँ। और हाँ, झनक को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। रिया बोली, तुम्हारे साथ रह रहकर मुझे भी चालाकी आ गई है, फिक्र ना करो, उसे तो क्या उसके बालों को भी पता नहीं चलेगा। तुम 5 मिनट वेट करो, मैं 2 मिनट में आई, कहकर वो फ़ोन रखकर झनक के पास आ गई और बोली, आज आप ज़्यादा ही अजीब लग रही हैं, आपने ये कैसे कपड़े पहने हैं और ये बाल कैसे हो रखे हैं, सारे बिखरे पड़े हैं, लाओ मैं ठीक कर दूं। कहकर वो उसके बाल ठीक करने लगी और बाल ठीक करते करते कुछ बाल तोड़कर अपने हाथ में छुपा लिए। फिर वो बात करते करते वहाँ से निकल गई और बाल बैग में रख लिए। फिर कुछ देर बाद झनक के पास आई और बोली, मैं सिया ड्रीम्स जाकर आती हूँ। झनक ने उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, वो अपने आप में ही खोई हुई थी। वो जितना अंगद को भूलना चाहती वो उतना ही याद आता था। रिया नीचे आई तो शिवम उसका वेट कर रहा था। वो उसके पास आई। उसके कार में बैठते ही शिवम ने पूछा, काम हो गया? रिया बोली, रिया करे और काम ना हो, ऐसा कभी हो सकता है क्या? उसने पर्स खोलकर एक फोल्ड हुआ पेपर दिखाते हुए कहा। शिवम बोला, थॉट्स लाइक माई गर्ल। उसने उसके गाल खींचते हुए कहा। रिया बोली, अब निकलो यहाँ से, अगर हमें किसी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। उसने कार स्टार्ट की और जल्दी से निकल पड़े। रिया बोली, अब बताओ क्या हुआ? शिवम बोला, तुम्हें झूठ नहीं बोलूँगा, कपूर के घर बेटी हुई, उसका नाम झनक रखा। वो बता ही रहा था कि रिया बोली, अच्छा तो तुम मेरा उल्लू बनाने की फिराक में हो, ये तो सबको पता है, उनके घर बेटी हुई, उसका नाम झनक है। शिवम बोला, मैं मजाक नहीं कर रहा, बहुत सीरियस हूँ, तुम आगे तो सुनो। झनक जब 2-3 महीने की थी तो वो बहुत बीमार हो गई। उस वक्त उसे ब्लड की ज़रूरत पड़ी। तब कपूर को पता चला कि वो उसकी बेटी ही नहीं है और पता है वो अंगद के पापा की बेटी निकली। हेमा आंटी इसलिए ही इस रिश्ते के खिलाफ थी। उन्हें लगा कि ये दोनों भाई बहन हैं, लेकिन फिर हमने जांच करवाई तो हमें पता चला कि असली झनक को उसकी मम्मी अपने साथ ले गई थी, जिसके बाद में डेथ हो गई। ये झनक उन्हें सड़क के किनारे से मिली थी। हमने ये बात घर में बताई तो अंकल ली ने ये फ़ोटो पहचान ली। वो कहते हैं कि ये उनकी बेटी है जो खो गई थी। अब मतलब हम उसकी असली पहचान ढूंढ कर देंगे। रिया कुछ देर चुप रही, फिर बोली, बेचारी झनक की किस्मत भी अजीब है। वो सच में झनक के लिए परेशान थी। वो लोग पहले हॉस्पिटल गए, वहाँ अंगद की जानकारी के डॉक्टर को डीएनए करने को सैंपल दिए, फिर पुलिस स्टेशन गए। यहाँ इसका दोस्त एसीपी था। शिवम ने उसे फ़ोटो दिखाई और बोला, हमें इस बच्ची के बारे में पूछना है। एसीपी अर्जुन बोला, शिवम तुम्हें पता है कि ये इतना आसान काम नहीं है, पुराने रिकॉर्ड देखने पड़ेंगे, पूरा जोर लगाने पर भी 1-2 दिन लग जाएंगे। तुम ऐसा करो, इस एफआईआर की फ़ोटोकॉपी मुझे दे दो, हम अपनी जी जान लगा देंगे, डिटेल का पता लगते ही हम तुम्हें फ़ोन कर देंगे। शिवम बोला, थैंक यू, मैं वेट करूंगा। जिनकी बेटी है उन्हें सच जानने की बहुत जल्दी है, कहकर उसने अपना और अंकल ली का फ़ोन नंबर लिखवाया और वहाँ से चले आए। रिया, एक खुशी ज़रूर है कि अब इनकी शादी हो जाएगी। अंगद ऑफिस में बैठा फाइल्स देख रहा था, तभी हेमा जी अंदर आई और बोली, बेटा मुझे तुझसे बात करनी है, घर पर मैं ये बात कर नहीं सकती थी इसलिए यहाँ आई हूँ। अंगद खड़ा हो गया और उन्हें सोफे पर बिठाते हुए बोला, आप मुझे कहती तो मैं खुद आपके पास आ जाता। हेमा जी बोली, बेटा मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, मुझसे गलती हो गई। जब मुझे पता चला कि झनक कपूर की बेटी है तो मैं इस रिश्ते के खिलाफ थी। तुम्हें मैंने मना किया पर तुम नहीं माने तो मैं झनक के पास गई थी और उसे उसके तलाकशुदा होने का रीज़न बताकर शादी से मना कर दिया था।
वो बच्ची इतनी अच्छी है कि उसने सारा इल्ज़ाम खुद पर ले लिया और तुमसे दूर हो गई। उस दिन से मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। आज तुमसे माफ़ी मांगकर मन को शांति मिली। सब ठीक हो जाने दो तो मैं उससे भी माफ़ी मांग लूँगी। अंगद बोला, मम्मी आप बड़े हो, आप जो भी करोगे हमारी भलाई के लिए ही करोगे। आप सॉरी मत बोलिए, गलती मुझसे हुई, आप मुझे माफ़ कीजिए। वो हाथ जोड़कर बोला। उसकी मम्मी ने उसे गले से लगा लिया। 2 दिन बाद दोपहर को शिवम को पुलिस स्टेशन से अर्जुन का फ़ोन आया। हेलो शिवम, तुम्हारा काम हो गया, जल्दी पुलिस स्टेशन आ जाओ, जिनकी बेटी है उन्हें भी साथ ले आना। शिवम अंगद के कमरे में गया और बोला, अंगद अर्जुन का फ़ोन था, वो कह रहा है कि उन्होंने जांच कर ली है, चलो चले, मैं अंकल ली को भी फ़ोन कर देता हूँ। कहकर उसने मिस्टर ली को फ़ोन किया और पुलिस के साथ हुई बात दोहराई। अंकल ली भी आंटी ली के साथ उसी वक्त चल दिए। शिवम ने अर्जुन को अंकल ली और बाकी सबसे मिलवाया। अर्जुन सबसे मिलने के बाद बोला, ये उस समय के रिकॉर्ड हैं, कैदी नंबर 45 को कैंसर हो गया था। उसने मरते वक्त बताया कि वो बच्ची जिंदा है, उसे उसने सड़क के किनारे छोड़ दिया था। उसे किसी संजय पॉल ने ये सब करने को कहा था, बदले में उसने पैसे दिए थे। संजय ने तो बच्ची को मारने को कहा था पर उसकी हिम्मत नहीं हुई, सो उसने उसे झाड़ियों में फेंक दिया। उसे पता था कि उसे कैंसर है, इसलिए उसने ये बात मान ली थी। ये देखिए उसका लेटर जो उसने मरते वक्त लिखा था। उसने वो लेटर मिस्टर ली को दिया। मिस्टर ली ने लेटर देखा। ये कैदी नंबर 45 वही नौकर था जो मिस्टर ली की बेटी को किडनैप करके ले गया था। लेटर पढ़कर वो रो पड़े। उन्हें यकीन हो गया कि ये झनक ही उनकी बेटी है। अंगद ने उनके कंधे पर हाथ रखा और बोला, अंकल अब रोने का नहीं, खुश होने का टाइम है, बस कुछ दिनों में सच्चाई सामने आ जाएगी। बधाई हो। मिस्टर ली ने उसे गले से लगा लिया। आंटी ली बोली, 22 साल गुजर गए, जब ढूंढ रहे तो मिली नहीं और अब अचानक मिल गई। सब तुम्हारे कारण हुआ, तुम उसे लेकर आए तब वो हमें मिली। अंगद बोला, मैंने कुछ नहीं किया अंकल, आपके प्यार और इंतज़ार के कारण वो आपसे मिली है। शिवम ने नकली खांसी की तो सब उसे देखने लगे। वो बोला, भाई वाह, अंकल को किसने बुलाया? मैंने बुलाया। छानबीन किसने करवाई? मैंने करवाई। और सारा क्रेडिट अंगद को मिल जाता है, मेरा तो आना ही बेकार है। मिस्टर ली बोले, तुम्हें कैसे भूल सकते हैं, तुमने ही मुझे उससे मिलवाया है। डीएनए रिपोर्ट आ गई होगी? उन्होंने पूछा। शिवम ने टाइम देखा और बोला, हाँ जी आ गई होगी, चलो हॉस्पिटल चलें। सबने अर्जुन को थैंक यू कहा और वहाँ से चल पड़े। वो लोग हॉस्पिटल आए। अंगद, मिस्टर और मिसेज ली कार में ही रुक गए और शिवम अंदर रिपोर्ट लेने चला गया। ये समय उन तीनों के लिए ही काटना मुश्किल था। कुछ देर में शिवम रिपोर्ट लेकर आ गया। उसने रिपोर्ट खोली नहीं थी, वो चाहता था सारे मिलकर देखेंगे। उसने आकर रिपोर्ट पिछली सीट पर अंकल ली और हेमा आंटी के बीच में बैठी आंटी ली के हाथों में पकड़ा दी। उन्होंने कांपती हाथों से रिपोर्ट खोली। उनके बगल में बैठे दोनों भी रिपोर्ट देखने लगे। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अंकल बोले, झनक हमारी बेटी है। उन्होंने आंटी ली का हाथ कसकर पकड़ लिया। तीनों के आंसू नहीं रुक रहे थे। अंगद कार से थोड़ा दूर शिवम के खड़ा था। बात सुनते ही उसके भी आंसू बह निकले। उसके पास ही एक पेड़ था। उसने उस पेड़ पर हाथ टिकाया और उस बाँह पर अपना सिर रखकर रोने लगा। उसे ही पता था उसने ये 4 दिन कैसे बिताए। दिल में भरा सारा दर्द आंसुओं से बह निकला। शिवम उसके लिए खुश था। उसने अपने आंसू साफ किए और अंगद के कंधे पर हाथ रखकर बोला, अभी तो अंकल से कह रहा था कि अब तो खुश होने का टाइम है और अब खुद ही रोने लगा। अंगद बोला, उस वक्त अंकल से तो मैंने कह दिया, पर मेरे अंदर तब भी ये डर था कि कहीं ये सब झूठ निकला। जैसे आज अंकल ने आकर कहा कि वो उनकी बेटी है, मैं तो ये सोचकर घबरा रहा हूँ कि कल को वही कपूर आंटी आकर ये ना कह दें कि ये उनकी बेटी है, तब क्या होगा। शिवम बोला, ऐसा कुछ नहीं होगा, जितना बुरा होना था हो गया, अब जो भी होगा अच्छा ही होगा। अब डीएनए की रिपोर्ट ने साबित कर दिया है कि वो इनकी बेटी है, तो अब चाहे जो भी हो जाए ये किसी और की बेटी नहीं हो सकती। चलो सब हमारी वेट कर रहे हैं, कहकर वो कार की तरफ चल पड़े। आंटी ली बोली, मुझे उससे मिला दो। मिस्टर ली बोले, चलो अंगद, अब तो उससे मिलने का कोई डर नहीं, हम उसे सब बता सकते हैं ना। अंगद बोला, हाँ अंकल चलो। फिर कुछ सोचकर बोला, उसकी कंपनी में नहीं, उसके घर चलते हैं। शिवम, तुम रिया से कहो कि वो किसी बहाने से झनक को लेकर अपने घर आ जाए। शिवम सब समझ गया। उसने रिया को फ़ोन किया।
और बोला, पर्दा उठाने का वक्त आ गया है, तुम पार्टी बी को लेकर उसके घर आ जाओ, पार्टी ए वहाँ पर उसका इंतज़ार कर रही है। कार में बैठे सब उसके मुंह की तरफ ऐसे देखे थे मानो वो कोई एलियन भाषा बोल रहा हो। रिया ने ओके कहकर फ़ोन काट दिया। उसने जब सबको उसे घूरते हुए देखा तो हंसकर अपने बालों में हाथ मारकर बोला, वो मैं जेम्स बॉन्ड हूँ ना, वो मेरी सेक्रेटरी है, हम कोड भाषा में बात कर रहे थे। उसकी बात सुनकर सब हंस दिए, वो भी शर्माते हुए हंस पड़ा। रिया झनक के पास गई और बोली, जल्दी घर चलो, कोई आया है। झनक को लगा कि अंगद होगा, वो किसी भी तरह उससे मिलना नहीं चाहती थी। वो बोली, कौन आया है? रिया बोली, ये तो सरप्राइज़ है, तुम्हें वहीं चलकर पता चलेगा। झनक बोली, देखो रिया, अगर अंगद है तो मुझे अभी बता दो, अगर वो अंगद ही निकला तो देख लेना, मैं उसे नहीं देखना चाहती। उसने जोर देकर कहा। रिया बोली, नहीं, वो अकेला नहीं है, जो आएगा। वैसे भी ऊपर से कह रही हो कि उसे देखना नहीं चाहती, दिल तो कह रहा होगा कि काश वो अंगद हो। वो ना करती भी उसके साथ चल दी। कुछ देर में वो अपने घर पहुँचे। जैसे ही वो पार्किंग में आए तो उसने वहाँ अंगद की कार देखी। वो उसकी कार पहचानती थी। झनक बोली, रिया, तुमने मुझसे झूठ बोला, मुझे अंदर नहीं जाना, मुझे उसकी शक्ल भी नहीं देखनी, वापस चलो। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? ठीक है, अगर तुम्हें मिलना है तो तुम जाओ, चाबी दो, मैं कंपनी जा रही हूँ। उसने चाबी के लिए हाथ बढ़ाया। रिया बोली, आप भी ना, कार उसकी है तो क्या हुआ, शिवम भी तो उसकी कार ले आता है, अंदर तो चलो। वो उसे खींचती ही अंदर ले आई। अंदर अंकल और आंटी ली को देखकर वो खुश हो गई और भागती हुई उनके गले लग गई। झनक बोली, अरे आंटी अंकल, आप कब आए? उसकी खुशी संभाले नहीं संभल रही थी। दूसरी तरफ मिस्टर और मिसेज ली की हालत देखने लायक थी। उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, बस वो झनक को देखे जा रहे थे। तभी झनक की नज़र हेमा जी पर पड़ी तो उन्हें नमस्ते कहा। हेमा ने भी मुस्कुराकर नमस्ते का जवाब दिया। शिवम बोला, मैडम, हम भी यहाँ हैं, हम पर भी नज़रें करम कीजिए, उसने बड़े सायराना अंदाज में कहा। झनक बोली, ओह हेलो, कैसे हैं आप? फिर उसने नज़रें बचाकर अंगद को देखा और बोली, हेलो। अंगद की नज़रें उसी पर टिकी थी। उसने भी झट से कहा, हेलो, कैसी हो झनक? जब उसे मम्मी ने बताया था कि वो झनक से मिली थी, वो उसी वक्त समझ गया था कि इसने जो कुछ भी किया अब नाटक था। वो मम्मी की बात मानकर मुझसे दूर हो गई। उस वक्त ये खुद की तारीफ़ कर रहा था कि इसने इतनी अच्छी लड़की से प्यार किया। इसकी जगह कोई और होती तो वो सोचती कि माँ माने या ना माने, हमें इससे क्या। वो अपने ही ख्यालों में खोया था। अंकल और आंटी ली ने फॉर्मेलिटी की सादी बातें कर ली थी, जैसे हम 2 दिन पहले आए, तुम कैसी हो आदि। तभी उसकी नैनी चाय पानी लेकर आ गई। उसे अंगद ने पहले ही बता दिया था। सब एक दूसरे को देख रहे थे कि बात वो शुरू करे। झनक को बताने की किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। तब शिवम बोला, झनक, तुमसे एक बात करनी है। झनक बोली, हाँ जी बताइए, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो? शिवम बोला, तुम्हारे बारे में बात करनी है। 2 बातें हैं, एक खुशखबरी है और एक दुख देने वाली खबर है। अब तुम बताओ कौन सी खबर पहले बताएं। झनक ने हैरानी से शिवम की तरफ देखा, फिर चाय का कप टेबल पर रख कर बोली, पहले तो आप सबका आना ही एक पहेली है, उस पर आप और पहेलियां बुझाने लगे। शिवम बोला, तो ठीक है, हम सीधी बात करते हैं। तुम्हें पता है कि हेमा आंटी ने अंगद से तुम्हारी शादी के लिए ना क्यों कहा था? उसके ये पूछते ही झनक ने हेमा आंटी की तरफ देखा तो वो बोली, बताओ बेटा। झनक झिझकते हुए बोली, क्योंकि मैं तलाकशुदा थी, उसने बस इतना ही कहा। शिवम बोला, असल बात और थी जो ये तुम्हें बता ही नहीं सकते थे। जब इन्हें पता लगा कि अंगद तुम्हें पसंद करता है तो इन्हें पता था कि तुम कपूर की बेटी हो। बस इस रीज़न के कारण इन्होंने ना की। झनक को और ज़्यादा अजीब सा लगा। वो बोली, क्या मेरे पापा ने कुछ गलत किया था? हेमा से रहा नहीं गया। वो बोली, नहीं बेटा, तुम्हारे पापा बहुत अच्छे थे, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, गलती तो अंगद के पापा की थी। उनका मिसेज कपूर के साथ रिलेशन था और जब कपूर की बेटी छोटी थी तो उसे एक बीमारी हो गई जिसमें उसे ब्लड की ज़रूरत पड़ी। तब कपूर का खून मैच ही नहीं किया और अंगद के पापा का मैच कर गया। मैंने समझा तुम वही बच्ची हो तो तुम्हारी इससे शादी कैसे करवाती। झनक को काटो तो खून नहीं, वो वहीं जम गई। ये कह क्या रहे हैं? रिया ने उसके कंधे पर हाथ रखकर हल्के से दबाया। झनक ने नैनी की तरफ देखा।
नैनी बोली, झनक बेबी ये सब सच है। अगर हमें तुम्हारे और अंगद बाबा की शादी की फिक्र ना होती तो हम ये बात तुम्हें कभी ना बताते। बेबी तुम सांप की अपनी बेटी नहीं हो, तुम उन्हें सड़क पर मिली थी। नैनी इतनी बात बताकर चुप हो गई। झनक की तो हालत खराब हो गई थी। वो बोली, आप ये क्या कह रही हैं आंटी? कह दीजिए ये झूठ है, मैं उन्हीं की बेटी हूँ और बस वही मेरे पापा हैं। वो रोने लगी। तब अंगद उसके पास आया और बोला, असल में ये सब मैंने शुरू किया क्योंकि मैं ये नहीं मान सकता था कि तुम मेरी बहन हो। इसे गलत साबित करने के लिए तुम्हारे पास्ट की छानबीन की तो जानती हो क्या पता चला? झनक ने रोती आंखों से उसकी तरफ देखा। अंगद बोला, तुम्हारे असली मम्मी पापा का पता चला। जानती हो तुम्हारे असली मम्मी पापा कौन हैं? झनक ने बच्चों की तरह ना में सिर हिला दिया। तब अंगद ने अंकल और आंटी ली की तरफ इशारा किया। वो दोनों भी रोते हुए उसके पास आए। अंकल ली बोले, बेटा हमें तो अंगद ने तुम्हारी बचपन की फ़ोटो और रिपोर्ट्स इसलिए दिखाई क्योंकि वो साबित करना चाहता था कि तुम उसकी बहन नहीं हो। लेकिन जब हमने तुम्हारी फ़ोटो देखी तो हम पहचान गए कि तुम हमारी खोई हुई बेटी हो। सच में बेटा, हमें 20 साल बाद अपनी बेटी मिली है, कहकर उन्होंने उसे गले से लगा लिया। झनक पागलों की तरह कभी किसी को तो कभी किसी को देख रही थी। ये उसकी ज़िंदगी भी कैसी है? जिसे वो अपना समझती थी वो कोई और ही निकले, और जिसे वो कोई समझती थी वो इसके अपने निकले। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, सब गोल गोल लग रहा था। अंगद बोला, ये सच है, हमने डीएनए भी करवा कर देखा है। पर झनक कपूर के साथ बिताए दिनों को याद कर रही थी। वो इसे कितना प्यार करते थे, उसकी हर जिद पूरी करते थे। आज अचानक वो कैसे मान ले कि वो उसके पापा नहीं हैं? झनक ने उन सब की तरफ देखा, फिर वो बोली, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ज़िंदगी मेरे साथ ये क्या कर रही है। क्या आप लोग मुझे सोचने का कुछ समय देंगे? मैं अकेले रहकर इस ज़िंदगी को समझना चाहती हूँ। सब ने उसकी बात मान ली और वहाँ से चल दिए। अंगद ने सारे सबूत टेबल पर रखे और बोला, झनक ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना। मुझे भी बहुत धक्का लगा था जब उन्होंने मुझे बताया था कि तुम मेरी बहन हो, पर अब ऐसा कुछ नहीं है। तुम शांति से अंकल और आंटी ली के बारे में सोचो, जिन्हें अचानक पता चला कि 20 साल पहले जिस बेटी को वो मरा हुआ समझकर भुला चुके थे, उनकी वो बेटी जिंदा है। वो बड़ी उम्मीद से आए थे, माना कि कपूर अंकल ने तुम्हें बहुत प्यार दिया, पर इससे ये सच्चाई बदल नहीं जाएगी। हम चलते हैं, अपना ध्यान रखना, कहकर वो चला गया। मिस्टर और मिसेज ली सारे रास्ते रोते हुए आए। सबने उन्हें समझाया। अंगद बोला, अंकल आंटी रोने से कुछ नहीं होगा, उसने आपको मना थोड़ी ही किया है। अचानक से इतना सब पता लगने की वजह से वो परेशान हो गई है। देखना वो कल ही आपको फ़ोन करेगी। उसके जाने के बाद झनक अपने पापा के कमरे में आ गई। पापा के मरने के बाद से ये कमरा बंद था। ये जब तक यहाँ रही तो रोज़ यहाँ आती थी। सौरी और प्रिया के आने के बाद भी ये कमरा बंद ही रहता था। उसकी चाबी झनक के पास ही थी और सौरी भी इसे कभी नहीं खोला। वो अंदर आई और वहीं लगी फ़ोटोज़ देख कर उनसे बातें करने लगी। पापा ये सब क्या है? कह दो कि ये झूठ है। फिर वो उनकी बुक्स देखने लगी। वो हर बुक को उठाती, झाड़ती और वापस रख देती। तभी दरवाजे पर नॉक हुई। उसने दरवाज़ा खोला, सामने नैनी थी। नैनी बोली, बेबी तुमसे एक बात करनी है, ये मैं उन लोगों के सामने नहीं कर सकती थी। झनक बोली, बताओ आंटी, अब किस बात का झटका नहीं लगता? नैनी ने एक पैकेट उसकी तरफ बढ़ाया और कहा, बेबी साहब ने मरते वक्त मुझे ये पैकेट दिया था और मुझे खास हिदायत दी थी कि अगर आपको सारी ज़िंदगी सच्चाई ना पता चले तो मैं ये आपको सारी ज़िंदगी ना दूं, लेकिन अगर आपके असली माँ बाप मिल गए तो मैं आपको ये दे दूं। पैकेट देकर वो वहाँ से चली गई। झनक ने वो पैकेट लिया और खोलकर देखने लगी। उस पैकेट में और पैकेट थे। एक एक पैकेट में उसके बचपन की तस्वीर और कपड़े थे, हर साल की एक फ़ोटो और एक ड्रेस। ऐसे उसके 1 साल से 18 साल तक की फ़ोटो और कपड़े थे। उनके साथ एक लेटर था। उसने वो लेटर खोला और पढ़ने लगी। मेरी लाडली झनक, बेटा मैं तुझे बताना चाहता हूँ, जब तू मुझे सड़क पर मिली और मैंने तुझे गोद में उठाया तब तूने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया, जैसे कह रही हो कि मुझे यहाँ मत छोड़ो। तो मैं तुझे घर ले आया। उस वक्त तू 1 या 2 महीने की थी। मेरी बेटी भी इतनी ही छोटी थी जो बीमारी के चलते मर गई थी।
मैंने उसी का बर्थ सर्टिफिकेट के अनुसार तेरा नाम झनक रख दिया। मेरी सूनी तन्हा जिंदगी का तुम एकमात्र सहारा बन गई थी। फिर एक दिन अखबार में तेरी फ़ोटो देखी जो तेरे असली माँ बाप ने डाली थी। वो मेरा ही दोस्त था, पर मैंने सोचा कि उसकी पत्नी जिंदा है, उनके और बच्चा हो जाएगा। बस यही सोचकर मैंने तुम्हारी सच्चाई किसी को नहीं बताई। आज जब तुम्हें पता ही चल गया तो भी मैं बताता हूँ। वो साउथ कोरिया के हैं, किम ली उसका नाम है। मैं खुश हूँ कि तुम्हें तुम्हारे माँ बाप मिल गए, पर मेरी ज़िंदगी का भी बस तुम ही सहारा हो। इसलिए ये प्रॉपर्टी और कंपनी सब तुम्हारे नाम कर रहा हूँ। ये तुम्हारी है और तुम ही इन्हें संभालना। ये पैकेट ली भाभी को दे देना। इसे देखकर वो तुम्हारे बचपन से जवानी तक के सफ़र को जी पाएंगी। सदा खुश रहो, तुम्हारा पापा। खत पढ़ते पढ़ते झनक के आंसू बहे जा रहे थे। वो खत पढ़ती जा रही थी और रोए जा रही थी। वो रोते रोते वहाँ सो गई। उसे लगा जैसे प्रिया मिस्टर ली और मिसेज ली के साथ कहीं चली जा रही है। वो बैठी उन्हें जाते हुए देख रही थी। तभी प्रिया ने पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखकर एक खतरनाक सी स्माइल की। वो उनकी तरफ जाना चाहती थी पर कदम बढ़ा नहीं पाती। तभी उसकी आंख खुल जाती है। वो सोचती है ये कैसा सपना था। प्रिया ऐसा क्यों करेगी, और वो कर ही नहीं सकती क्योंकि वो तो जेल में है। उसने चैन की सांस ली और उन पैकेट्स को इकट्ठा करके पहले की तरह एक पैकेट में डाल दिया। मिस्टर ली मिसेज ली सारा दिन अंगद के घर बिताकर रात को अपने होटल के कमरे में आकर झनक के बारे में बात कर रहे थे कि जाने वो मानेगी या नहीं। तभी उनका फ़ोन बजने लगा। उन्होंने देखा कोई अनजान नंबर है। उन्हें लगा कि झनक का फ़ोन होगा। मिस्टर ली ने उठाया और बोले, हेलो, कौन हो आप? झनक बोली, हेलो पापा, मैं झनक बोल रही हूँ, मुझे आपसे मिलना है। उन दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मिस्टर ली बोले, हाँ बेटा बोलो, कहाँ मिलना है, हम वहीं आ जाएंगे। उन्होंने अपने आंसू साफ करते हुए कहा। झनक बोली, आप सिटी सेंटर आ जाओ, लेकिन पापा आप सिर्फ मम्मी को ही साथ लाना। मैं अभी अंगद या उसकी मम्मी को मिलना नहीं चाहती। पहले हम तीनों बैठकर बात करेंगे, बाद में उन्हें बता देंगे, उसने सलाह की। मिस्टर ली बोले, ठीक है बेटा, हम अभी टैक्सी से आते हैं, कहकर वो चलने लगे। तभी झनक बोली, आप लोग किस होटल में ठहरे हो? मुझे एड्रेस सेंड कर दो, मैं कार भेज देती हूँ। रात का टाइम है, आप लोग कहाँ टैक्सी में धक्के खाओगे? मिस्टर ली बोले, ठीक है बेटा, मैं एड्रेस सेंड करता हूँ, तुम आ जाओ। कहकर उन्होंने एड्रेस सेंड कर दिया। कुछ देर में एक कार होटल के नीचे आई और उन दोनों को लेकर चली गई। कुछ देर में एक कार होटल के नीचे आई और उन दोनों को लेकर चल दी। दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मिसेज ली ने मिस्टर ली की बाँह पकड़कर कहा, आज ऐसा फील हो रहा है जैसे मैंने उसे आज ही जन्म दिया है। इतनी खुशी हुई कि संभाले नहीं संभल रही। मिस्टर ली बोले, भगवान ने हमें उससे जुदा किया तो इतनी अच्छी बच्ची बनाकर वापस भी कर दिया। अब उस भगवान से कोई शिकायत नहीं है। वो अपनी बातों में लगे हुए थे। उन्हें पता ही नहीं कि कार कहाँ जा रही है। तभी कार रुकी तो उन्होंने घड़ी देखी। रात के 9 बजे थे। उन्होंने बाहर देखा, बाहर बहुत अंधेरा था, वहाँ कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी। वो नीचे उतरे तो हैरान रह गए, ये जंगल सा लग रहा था। मिस्टर ली ने ड्राइवर से पूछा, ये कहाँ ले आए? ये तो जंगल सा है, तुम्हें पक्का पता है उसने यहीं आने को कहा है? ड्राइवर बोला, जी मैडम ज़्यादातर यहीं रहती है, आप चलिए, ये कुछ कदम आगे मैडम का घर है। तभी वहाँ 2 और आदमी आ गए। उनमें से एक बोला, अरे तुम अभी तक यहीं खड़े हो? मैडम कब से अपने पेरेंट्स की वेट कर रही हैं, चलो जल्दी चलो। उसकी बात सुनकर मिस्टर और मिसेज ली उनके साथ चल दिए। वो लोग कुछ दूर आए तो वहाँ एक घर था जिसमें लाइटें जल रही थी। देखने में कोई महल का खंडहर लग रहा था। मिस्टर और मिसेज ली ये सब देखकर हैरान हो रहे थे और उन्हें बहुत अजीब लग रहा था। झनक इस खंडहर में क्या कर रही होगी और उन्हें यहाँ क्यों बुलाया है, उनकी समझ में नहीं आ रहा था। तब तक वो अंदर आ गए थे और उनके पीछे उस आदमी ने दरवाज़ा बंद कर दिया और उन्हें लिविंग रूम में ले आए। वो अपने आसपास देख रहे थे, वहाँ अजीब अजीब से लोग थे। खंडहर अंदर से भी खंडहर ही था। बस वो कमरा जिसे वो लिविंग रूम कह रहे थे उसमें 3 ही कुर्सियाँ थीं। एक कुर्सी पर झनक बैठी थी। वो लोग उसके पास गए। वो बोली, मम्मी पापा बैठिए। वो सामने कुर्सियों की तरफ इशारा करके बोली। दोनों बैठ गए। अंकल ली ने झनक की तरफ देखा। वो बैठी तो सामने थी पर अंधेरे में उसके चेहरे के भाव दिखाई नहीं दे रहे थे। वो जानना चाहते थे कि झनक के दिमाग में चल क्या रहा है।
एक आदमी ने उन दोनों को पानी की एक एक बोतल दी। दोनों ने पानी पी लिया। तभी झनक बोली, मैंने बहुत सोचने के बाद फैसला किया है कि मैं अब यहाँ नहीं रहूँगी। आप मुझे यहाँ से ले चलो, मैं आपके साथ कोरिया चलूँगी। मिसेस ली बोले, हाँ बेटा चलेंगे। मिस्टर ली बोले, लेकिन अंगद का क्या होगा? वो तुम्हें बहुत प्यार करता है, उन्हें अंगद बहुत पसंद था। झनक बोली, पर मैं आज अभी जाना चाहती हूँ, उन लोगों को कुछ पता ना चले, मुझे अंगद पसंद नहीं है। उसने एक बार मुझे ना कह दिया तो अब मैं किसी से कोई वास्ता नहीं रखना चाहती। वो बोलती चली गई। मिस्टर ली को सब कुछ अजीब और गलत लग रहा था। अगर झनक को अंगद से इतनी नफरत होती तो दिन में उसकी बात क्यों मानती? वो बोले, बेटा इतनी जल्दी तो टिकट नहीं हो सकती, कल टिकट बुक करवाएंगे तो कल शाम तक जा पाएंगे। अचानक झनक खड़ी हो गई और गुस्से से बोली, क्यों, आज क्यों नहीं हो सकती? अभी करो। उसके खड़े होते ही उन्होंने उसका चेहरा देखा। उन्हें लगा कि ये झनक जैसी तो है पर झनक नहीं है। वो कभी भी ऐसे बात नहीं करती थी। वो उसके पास गए और बोला, कौन हो तुम झनक हो ही नहीं सकती। झनक बोली, क्यों, मैं झनक क्यों नहीं हो सकती? आपको अपनी बेटी से ज़्यादा उस अंगद पर भरोसा है। कैसे माँ बाप हो? अब तो मिस्टर ली को पूरा यकीन हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। वो मिसेस ली से बोले, चलो यहाँ से, अगर ये हमारी बेटी है तो नहीं चाहिए हमें ऐसी बेटी। कहकर वो मिसेस ली का हाथ पकड़कर जाने लगे, लेकिन उनके पैर लड़खड़ा गए और वो दोनों ही गिर गए। झनक बोली, मुझे पता था ये नहीं मानेंगे। पता नहीं उस झनक में ऐसा क्या है कि शक्ल सूरत एक सी होने के बाद भी लोग कह देते हैं कि मैं झनक नहीं हूँ। इन्हें साथ वाले कमरे में बंद कर दो। मुझे पहले ही पता था कि घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, अब उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। वो बहुत गुस्से में थी। उसके आदमी उन दोनों को उठाकर साथ के कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। उनको जब होश आया तो उन्हें पता चला कि वो कमरे में बंद हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था झनक ने ऐसा क्यों किया। उन्होंने अपने फ़ोन के लिए जेब में हाथ डाला, पर उनका फ़ोन उनके पास नहीं था। उन्होंने बाकी की जेबें भी चेक की, लेकिन वो भी खाली थी। उनका वॉलेट, उनके कार्ड्स अब कुछ गायब थे। मिसेस ली का हैंडबैग भी नहीं था। दोनों के पासपोर्ट और ज़रूरी कागजात उसी बैग में थे। मिस्टर ली दरवाज़ा खटखटाते हुए चिल्लाने लगे, कोई है, हमें यहाँ से निकालो। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे, पर बाहर दूर दूर तक जंगल था और उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। क्या झनक और अंगद प्रिया की साजिशों को तोड़ पाएंगे, या मिस्टर ली और मिसेस ली एक बार अपनी बेटी को पाकर भी फिर उससे दूर हो जाएंगे? आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए कहानी के साथ बने रहिए और देखते रहिए कहानी का अगला और अंतिम भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।